में संविधान कहता है कि जिस समय आपकी गिरफ्तारी हो रही हो उस समय ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी किन कारणों से, किन मुद्दों के कारण आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं ये बताना होगा। और कैसे बताना होगा? रिटर्न में बताना होगा। आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप जितने भी लोग पीड़ित आज जेलों में अंडर ट्रायल्स हैं, आप अगर आप देखें कि अगर आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए हैं, जो आते हैं और उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं मिल पाता, उनकी फैमिली को दिया जाता है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका रहेगा कि आप तुरंत बेल लगा दें। लेकिन एज फार एज अरेस्ट इज कंसर्न, आप नॉन कंप्लायंस ग्राउंड्स आपने नहीं दिए तो आपने आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 का जो उल्लंघन किया है वो अपने आप में आपकी अरेस्ट को विशिएट करता है और कोई भी और कानूनी प्रक्रिया उसको क्योर नहीं कर सकती। तो उसका वकील या उसके निजी संबंधी, उसके पुत्र या उसके फैमिली मेंबर्स किस ग्राउंड पे जाकर के बेल लगाएं अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको राइटिंग में देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि संभवतः आपको उसी की भाषा में देना है। अगर किसी को हिंदी तेलुगु आती है और आप उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अंग्रेजी में दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको उसी की भाषा में देना होगा। जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जजमेंट नीचे तक भेजी जाए और ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि आपको देश में रहने वाले नागरिकों के, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये वाले वक्त में आपको कभी अरेस्ट किया जाता है और आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया जाता तो आप इसी सिंगल ग्राउंड पे बेल लगाइए। अगर अरेस्ट किया गया है आपको इस जजमेंट के बाद से तो आपको रिलीफ मिलेगा। जहां पे जैसे ट्विन कंडीशंस रखती हैं विप्लव, आपको पता है इतने आपका लंबा सफर है, SFIO के मुकदमों में है, NTPS के मुकदमों में है, फिर आपके ED के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में है, जहां पे ट्विन कंडीशंस रखती हैं 45 की, 37(1)(2) की। तो वो कंडीशन होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कंडीशन ओवरराइड जो कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं हैं उनके आपके फंडामेंटल राइट्स को वो टेक अवे नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बात करने जा रहे हैं, जहां किसी व्यक्ति की पुलिस गिरफ्तारी करती है और अगर गिरफ्तारी का उचित कारण नहीं बताती है तो वो गिरफ्तारी निष्फल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क फैसला आया है। हालांकि 1950 में जब संविधान बनाया गया तो उस समय आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत पूरी जानकारी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देने को शामिल किया गया था। लेकिन सालों साल बीत जाने के बाद भी पुलिस जाती थी और गिरफ्तार कर लेती थी, ऊपर से हथकड़ी लगाती थी, ले जाती थी। और ये सब प्रक्रिया के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में 2025 में ये अपना जजमेंट दिया। उन्होंने कहा अगर ये मैंडेट नहीं पूरा किया, यानी कि संविधान की भावना ये है कि जिस समय आप गिरफ्तारी कर रहे हैं उचित कारण बताइए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइए, नहीं बताएंगे तो पूरी गिरफ्तारी निष्फल हो जाएगी। पूरे इस विषय पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। विकास गुप्ता जी के बारे में आप जानते हैं, 3 दशक से बढ़िया अनुभव है, बड़ा अनुभव है उनको, और बेहद बड़े हाई प्रोफाइल केसेस करते हैं। CBI, ED और क्रिमिनल के बेहतर केसेस कर रहे हैं। विकास गुप्ता सर, ये सबसे पहले ये जो जजमेंट है जस्टिस अभय S ओका और N कोटेश्वर सिंह का, जिसमें दोनों ने इस बात को पूरी तरह से एम्फेसाइज किया है अपने जजमेंट में कि अगर आपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया तो पूरी जो अरेस्टिंग प्रोसेस है वही निष्फल हो जाएगी। पहली टिप्पणी इस जजमेंट पे। विप्लव, आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान 1950 में आया जब गणतंत्र बना और 22(1) की कंप्लायंस की फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। और इस जजमेंट के माध्यम से कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई स्पेशल स्टैट्यूट है, जैसे PMLA में 45 का है, NDPS में 37(1)(2) की प्रावधान जो है, SFIO में जो कंडीशंस अलग से हैं,
उन्होंने कहा अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं देते और विच विशिएट्स दी अरेस्ट इटसेल्फ, तो अगर आपको प्रोटेक्ट करना है आर्टिकल 22(1) को, तो आपको वो ट्विन कंडीशंस को भी दरकरार करना पड़ेगा। और एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, ये सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी कोर्ट्स की हो जाती है। इस जजमेंट के माध्यम से विप्लव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जजमेंट को मैजिस्ट्रेट लेवल तक भेजा जाए, जिससे कि संविधान में जो आपका मूल अधिकार है, जो एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन का, जो एक नागरिक का, वो उसका प्रोटेक्शन की जाए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। पवन बंसल और कई जजमेंट्स आई जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने चाहिए, लेकिन उस तरह से ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किस तरह से विशिएट अरेस्ट हो जाती है कि उसका जो स्पष्टीकरण, खूबसूरत स्पष्टीकरण इस जजमेंट पे है। मुझे लगता है कि एक एक पैराग्राफ इस जजमेंट का, 36 पेज की जजमेंट है, मुझे लगता है कि एक एक शब्द इस जजमेंट का पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जो हमारे आम दर्शक आपको समझना चाहते हैं, जो उस कानून की भाषा को नहीं समझते हैं, आपने कानून की भाषा में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तमाम चीजें आपने अभी कही और कहा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क। मैं उस आम अपने दर्शक के लिए आपसे जानना चाहूंगा बहुत आसानी से, कब गिरफ्तारी, कब अरेस्ट अवैध इलीगल होगी? विकास सर, इसका जवाब दीजिए। इस जजमेंट के स्पष्टीकरण को अगर देखें विप्लव, तो अगर आपको अरेस्ट करा है और आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया, और वो भी राइटिंग में, किस तरह से इसकी खूबसूरती है। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आपने अक्यूज को बता भी दिया वर्बली, तो वो उस वक्त उसकी मनोस्थिति इतनी संकट में है, क्योंकि उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्यों चाहिए, पहले इस बात पे आते हैं। क्योंकि वही उसका ग्राउंड बनेगा जब वो अपनी बेल लगाएगा, जो उसके पास एक लीगल रेमेडी है। अगर उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना पता हो, तो उसका वकील या उसके निजी संबंधी, उसके पुत्र या उसके फैमिली मेंबर्स किस ग्राउंड पे जाकर के बेल लगाएं, अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं पता। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर वर्बली आप अक्यूज को बता रहे हैं, जिस वक्त आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, तो वो किस मनोस्थिति में है। वो आपकी कुछ बात समझ पाएगा, अधिकांश बात नहीं समझ पाएगा। कुछ ग्राउंड्स एक दो उसके पल्ले पड़ेंगे, जहां पे आप 15-15, 16-16 पेज के ग्राउंड्स होते हैं। आप कैसे संभवतः, ये विकास सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर साधारण भाषा में समझा पाए आप। हाँ विप्लव, बिल्कुल। जैसे ग्राउंड की अगर कोई कंप्लेंट आई है और आपके खिलाफ है कि जी आपने 5 करोड़ रुपए फलाना आदमी से लिए, फलाना दिन में लिए, मैं इकोनॉमिक ऑफेंस की बात कर रहा हूँ। इस तरह से अगर कोई और भी ऑफेंस है, एसएफआईओ का है या ईडी का है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, कि उसमें मूलभूत कि आपके खिलाफ ऐसा कौन सा मटेरियल है जो नेसेसिटेट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को कि आपको अरेस्ट करने के लिए। अगर आप ईडी के मुकदमे देखेंगे तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आपका ऐसा कौन सा रोल है कि जिससे कि आवश्यकता पड़ती है कि आप गिल्टी ऑफ द ऑफेंस नहीं हैं, इसीलिए पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है। ये बहुत साधारण सा ले ले, ये बहुत साधारण सा ले ले, दो व्यक्ति रात में जा रहे थे और किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उस सीसीटीवी में बाई द वे वो बाइक में जा रहे हैं दोनों, और पुलिस अगले दिन बोली आपके खिलाफ फलाने ने हमको बताया है कि आप दोनों वहीं खड़े थे, उस लाश के पास खड़े थे। तो ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होगा कि इसको थोड़ा एग्जैक्टली। और लास्ट सीन, जैसे आपने कहा कि वो सीसीटीवी कवरेज में आ रहा था कि लास्ट सीन आप थे, यही ग्राउंड्स बनते हैं कि इस संदेह पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो तभी वो लीगल रेमेडी अवेल करने के लिए कि अगर वो कहे कि नहीं मैं तो सीसीटीवी कवरेज में था ही नहीं, मेरी एलिबाई थी कि मैं मधुबनी में नहीं था, मैं पटना में था। विप्लव, मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा इसका स्पष्टीकरण करने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको राइटिंग में देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संभवतः आपको उसी की भाषा में देना है। अगर किसी को हिंदी तेलुगु आती है और आप उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको उसी की भाषा में देना होगा। और जस्टिस कोटेश्वर ने एक और बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ अक्यूज को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना ही बात खत्म नहीं होती, आपको उसके निजी संबंधी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने होंगे। और जो संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि हाँ जी, हमने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिमांड एप्लीकेशन में लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी विशिएट हो रही है अरेस्ट,
वो रिमांड एप्लीकेशन ठीक करने से वो विशिएट जो आपकी अरेस्ट हो गई वो ठीक नहीं हो जाएगी। हाँ, आप चार्जशीट डाल सकते हैं, आप ट्रायल कर सकते हैं, वो संभवतः एक अलग चीज है, लेकिन एज फार एज अरेस्ट इज कंसर्न, आप नॉन कंप्लायंस ग्राउंड्स आपने नहीं दिए तो आपने आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 का जो उल्लंघन किया है, वो अपने आप में आपकी अरेस्ट को विशिएट करता है और कोई भी और कानूनी प्रक्रिया उसको क्योर नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। आपने विकास सर की बात सुनी, मैं और अपने दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं। जो हमने उदाहरण लिया, एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, रुक गए थे, वो देखने लगे कि ये क्या बात है, तभी देखा कि उसके नीचे चाकू लगा हुआ है, किसी ने चाकू निकालने की कोशिश करी और वो सीसीटीवी में कैद हो गई। इस बीच अगले दिन पुलिस ने उसका गाड़ी का नंबर ट्रैक करके उसके यहाँ पहुंच गए, बोले साहब सीसीटीवी में आप आ गए, तो हम आपको जो गिरफ्तार करने आए हैं वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ये है कि लास्ट सीन आपका वहीं था, आप जिस समय वो लाश पड़ी थी आप वहीं मौके पे थे, तो हम आपको आरोपी मान रहे हैं, इसलिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि जिस समय आपकी गिरफ्तारी हो रही हो उस समय ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी किन कारणों से, किन मुद्दों के कारण आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं ये बताना होगा। और कैसे बताना होगा? रिटर्न में बताना होगा। जनरली क्या होता था साहब, पुलिस आई, घर में उठाया, बोले साहब लेके जा रहे हैं, इन पर आरोप है और इन हत्या का आरोप है। जी क्या हत्या का आरोप है? किसने किसकी हत्या की? बोले आओ थाने में बात करते हैं, हम नहीं कुछ देंगे, कुछ नहीं बताएंगे। और इसी तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामले में 420, 467, 871 वगैरह की कई एफआईआर होती हैं। आपस में लेन देन होता है, व्यापारिक लेन देन होता है, पुलिस से मिलकर एफआईआर कर दी, आए घर पे, बोले आओ चलिए साहब आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा है और चलिए वहां पर। तो वो जब परिवार पूछता है कि क्यों ले जा रहे हैं, तो वो कहते हैं ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होगा, और बताना ही नहीं होगा, रिटर्न में देना होगा, जिससे वो व्यक्ति अपना बचाव कर सके। और इसी आर्टिकल 22(1) में इस व्यवस्था को दिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में संवैधानिक व्यवस्था, और उन्होंने कहा अगर नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव यह कि जो आपकी अरेस्ट है वो इलीगल होगी, चार्जशीट फाइल होगी और प्रक्रिया चलेगी, ट्रायल चलेगा, लेकिन जो अरेस्ट है उसको इलीगल घोषित किया जाए। अब सबसे बड़ा इसमें सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे आम दर्शक हमें समझना चाहते हैं, कि जब अरेस्ट हो रही है, पॉइंट ऑफ अरेस्ट से लेकर और जब तक उसे कोर्ट में भेज रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया है विकास सर, जो उसके परिवार को या उसके वकील को या उसके सगे संबंधियों को देखना है कि पुलिस एक प्रक्रिया का पालन कर रही है कि नहीं? वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। आपने डीके बासु का जिक्र किया था, और हर जगह आप देखते ही होंगे, हमारे दर्शक जानते हैं, हर थानों में डीके बासु की पूरी गाइडलाइन लिखी है। तो ये जजमेंट और पूर्व में आए हुए डीके बासु, वो थोड़ा सा बताइए, जिससे हमारे आम दर्शक जब उसके सामने उसके पिता, उसके भाई, उसके पति की गिरफ्तारी हो रही है तो वो क्या रिएक्शन करे, उसको क्या देखना चाहिए सर? मतलब डीके बासु की पुरानी जजमेंट है और उसमें आपने देखा होगा हर पुलिस स्टेशन में गाइडलाइंस डीके बासु की लगी हुई हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि गाइडलाइंस लगी होनी चाहिए, जिसमें अरेस्ट मेमो है, विटनेस है, क्या ऑफेंस है, आपको कब अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट मेमो है, कौन ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन ये जो जजमेंट है विप्लव, ये उससे कहीं आगे निकल गई है, मतलब डीके बासु से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विप्लव देश के तमाम पीड़ित लोगों से को बताना चाहता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके पास एक ये सुनहरा मौका है। आप जितने भी लोग पीड़ित आज जेलों में अंडर ट्रायल्स हैं, आप अगर आप देखें कि अगर आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए हैं, जो आते हैं और उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं मिल पाता, दिया उनकी फैमिली को दिया जाता है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका रहेगा कि आप तुरंत बेल लगा दें। तभी इस माध्यम से पुलिस, इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जजमेंट नीचे तक भेजी जाए और ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि आपको देश में रहने वाले नागरिकों की, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है।
तो आने वाले वक्त में, अगर आने वाले वक्त में आपको कभी अरेस्ट किया जाता है और आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया जाता, तो आप इसी सिंगल ग्राउंड पे बेल लगाइए। अगर अरेस्ट किया गया है आपको इस जजमेंट के बाद से, तो आपको रिलीफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो विकास सर ने अभी थोड़ी देर पहले कही है, शायद आप पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि साहब उस मामलों में भी जहां अरेस्ट का प्रोविजन नहीं, बेल का प्रोविजन नहीं है, आपने बेल लगाई लेकिन एनडीपीएस के मामले में लगाई और आपके पास से कमर्शियल क्वांटिटी मिली है। अब इस मामले में जो बदलाव क्या हुआ, पहले क्या होता था साहब, वो कमर्शियल क्वांटिटी के चक्कर में आपको बेल डिनाई हो जाती थी। लेकिन अगर अरेस्ट इलीगल है, अरेस्ट की प्रक्रिया, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया और आपने प्रूव कर दिया कोर्ट के सामने, तो आपको बेल मिलेगी। विकास सर मैं सही बात बोल रहा हूं? और मतलब इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूं कि द मोमेंट अक्यूज ये पॉइंट रेज करता है कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए हैं, तो ओनर्स पुलिस ऑफिसर के पास हो जाता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कैसे कम्युनिकेट किए गए हैं। ये मूलभूत फर्क आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इसी जजमेंट में कि आपको बताना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप गए और आपने दूर वो खड़ा एक्यूज, आपने इतनी दूर से दिखा दिया, बोले साहब पढ़ लो, ऐसे नहीं। और उसकी भाषा में उसे बताना पड़ेगा, बोले साहब वो हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे, उसे कॉपी देनी पड़ेगी। करेक्ट। मैंने वही कहा कि विप्लव स्पष्टीकरण के रूप में जजमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार जजमेंट आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं अपने दर्शकों को एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपको बता दूं, अभी हो सकता है कि हाल फिलहाल ही आपके किसी रिश्तेदार, बहुत नजदीकी व्यक्ति की अरेस्ट हुई, महीने 2 महीने पहले। अब आपको ये वीडियो देख के लग रहा है कि साहब हुआ तो हमारे साथ भी था। अब ये जो जजमेंट आया है, इसमें जो अरेस्ट के प्रोसेस को कब चैलेंज किया है, 2 महीने के बाद, 2 मंथ के बाद ये पिटीशन लगा के ये कहा गया कि ये अरेस्ट लीगल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि अरेस्ट कल ही हुई हो और इलीगल अरेस्ट है, ग्राउंड बताए नहीं गई है, उस पर आप बोले साहब वो तो पहले का मामला था इसलिए हम नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं। ये देखना होगा कि सर्कमस्टेंसेस कहां है, आपका केस किधर पहुंच गया है और आपने उस समय चीज उठाई थी नहीं। बहरहाल अगर नहीं भी उठाई है तो आप अपने वकील साहब से बात करिए, या विकास गुप्ता जी हैं उनसे सलाह लीजिए कि क्या इसमें हो सकता है। एक बहुत लास्ट में थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, जो आम दर्शक है वो ये समझना चाहेगा कि अगर अरेस्ट को इलीगल कर दिया और बेल ग्रांट कर दी, इससे उसके केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकास सर ये हमारे दर्शकों को बताइए। मतलब केस पे बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, केस के मेरिट पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपकी डिटेंशन पे है, आपकी अरेस्ट पे है। आपको बेल मिल गई, चार्जशीट आपके खिलाफ फाइल होगी, जो एक ट्रायल की प्रक्रिया है, आपको उस प्रक्रिया से जाना होगा। आप कन्विक्शन होते हैं, एक्विटल होते हैं, ये आपके केस के मेरिट्स और आपके क्वालिटी ऑफ योर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एविडेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि साफ तौर पर ये मदद करेगा जमानत में, सिर्फ जमानत पे जमानत मिलेगी। और ऐसे कोर्ट ने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टैट्यूट जो मैंडेट, देखिए हाँ, जहां पे जैसे ट्विन कंडीशंस रखती हैं विप्लव, आपको पता है इतने आपका लंबा सफर है, एसएफआईओ के मुकदमों में है, एनडीपीएस के मुकदमों में है, फिर आपके ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में है, जहां पे ट्विन कंडीशंस रखती हैं 45 की, 37(1)(2) की। तो वो कंडीशन होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कंडीशन ओवरराइड जो कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं हैं उनके आपके फंडामेंटल राइट्स को वो टेक अवे नहीं कर सकती हैं। तो ये निश्चित रूप से जैसा विकास सर ने कहा, ये अपने आप में, हालांकि विकास सर ये समझ के परे है कि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 2025 में जाके सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 22 की व्याख्या करनी पड़ी, जबकि आर्टिकल 22(1) तो ये पहले दिन से कह रहा है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ। इतना समय क्यों विकास सर लग गया इस बात को समझने में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। और विप्लव अगर आप देखेंगे पिछले 6-8 महीने में पर्सनल लिबर्टी हो, 498A पे हो, बहुत ही पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आई और आप निरंतर ऐसे झूठे केसेस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव आने, इन बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बड़ी सोच आने वाली है कि जिस तरह से समाज में, राष्ट्र में झूठी कंप्लेंट्स होकर के परिवार के परिवार परेशान होते चले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स की आवश्यकता है और निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट की इन जजमेंट्स के स्पिरिट को समझना पड़ेगा कि अगर वहां पे आदेश या निर्देश या हवा दूसरी तरफ बह रही है तो मुझे लगता है कि निचली अदालतों को भी उसका संज्ञान लेकर के अपने कार्य में और सतर्कता। आपने बहुत बड़ी, ये बहुत बहुत विकास सर बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो हमारे आम दर्शक के दिमाग में आता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी बड़ी बातें करता है, इतने बड़े बड़े जजमेंट दे देता है, निचली अदालतें मान कहाँ रही हैं। आप इलीगल अरेस्ट को लेके निचली अदालत में जाओ, बोले अरे साहब ऊपर जाइएगा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। हमने तो जी आया है, हम तो आपको कस्टडी में भेजना है, जाइए जेल और जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जाके कॉन्स्टिट्यूशन आपका वायलेशन हुआ है ना तो वहां जाके रिट पिटीशन में जाइएगा। एक ये जरूर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेकिन सब होने के बावजूद भी आपके पास कानूनी पावर है। वो भी लोग जो इसके पीड़ित हैं और वो लोग जो अधिवक्ता हैं अपने क्लाइंट का डिफेंड कर रहे हैं, अगर वो हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि विकास सर तो लगातार इस लीगल एजुकेशन पे लगातार काम कर रहे हैं, लीगल रिपोर्टर काम कर रहा है, वो जरूर अपने अदालतों को ये बताएं कि ये जजमेंट है और साहब इस तरह इलीगल अरेस्ट है। ठीक है, मानेंगे या नहीं मानेंगे अलग बात है, फिर तो उसके लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कम से कम आपके पास एक जजमेंट आ गया और वो ठोक के कह रहा है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं, तो आपकी जो पूरी अरेस्टिंग है वो ही निष्फल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो विकास सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। जो हमारे दर्शक हैं निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।